सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, कहते हैं सियासत के रंग निराले होते हैं, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कल दोस्त हैं, आज दुश्मन हो जाएंगे, और आज दुश्मन है तो कल इत्तेहादी हो जाएंगे। और ये तमाम मिसालें जो हैं ये बिल्कुल पाकिस्तानी सियासत पर सच साबित होती हैं। एक वक्त था जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा करते थे कि ये मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम नहीं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम है और कराची को इन जैसा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। लेकिन आज तंज पराए जा रहे हैं, आज तनकीद की जा रही है, आज तीर चलाए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान की सियासत में 70 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको अब किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, इंतजामिया के बलबूते पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अगर 3 महीने पुरानी में बात करूं तो जिनकी बात हो रही है वो वजीर आजम थे, शहबाज शरीफ साहब, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ने के बजाय दूसरों पर तनकीद करके इलेक्शन लड़ा जाता है। लेकिन तमाम बातें अपनी जगह पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 2 महीने से लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा और मुतालबा कर रही थी, और एज अ पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमात की हैसियत से यह उनका हक है। अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है तो उसका तकाजा करना, उसका मुतालिबा करना, यह उनका बुनियादी हक है। लेकिन आज शरीक चेयरमैन, बल्कि आज नहीं कल की बात है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जनाब उनको इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। अब इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का मतलब तो यही है ना कि इलेक्शन कमीशन ने खुद तो जाके इलेक्शन लड़ना नहीं है। एतमाद का मतलब यह है कि जो इलेक्शंस होंगे उसके जो रिजल्ट्स निकलकर सामने आएंगे उस पर उन्होंने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। लेकिन आज ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बार फिर से मुस्लिम लीग नून पर शदीद तनकीद और साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान महंगाई लीग भी करार दे दिया। उसी जमात को महंगाई लीग करार दिया जा रहा है जिसके वजीर आजम की सरबराही में जो कैबिनेट थी उसके वो वजीर खारजा के वजीर थे। अब जनाब ये सारे मामला निकलकर सामने आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जरा ये सुनिए। मुल्क से बाहर चले जाते हैं, एक जलसा जो कि करवाया गया। अब ये किसने करवाया, ये जवाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद देंगे या उनकी पार्टी की जो नुमाइंदगी कर रहे होंगे हमारे शो के अंदर वो इस बात का जवाब देंगे। लेकिन जनाब इससे पहले, क्योंकि हर इलेक्शंस में, इलेक्शन जब होने लगता है उससे पहले किंग्स पार्टी की बात की जाती है। अच्छा, किंग्स पार्टी की तारीफ हर कोई अपने हिसाब से करता है। किंग्स पार्टी कुछ लोग उनको कहते हैं कि जहां पर इलेक्टेबल्स को जमा किया जा रहा होता है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ साथ किंग्स पार्टी की बाजगश्त करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा जनाब एक बार फिर से किंग्स पार्टी बनाई जा रही है जैसे कि 2018 में बनाई गई थी। लेकिन जो हशर 2018 में बनाई गई किंग्स पार्टी का हुआ था 2024 के इंतखाबात के बाद, इससे ज्यादा बुरा आज की किंग्स पार्टी का होगा। क्या कहना था जरा सुनिए। अब ये गालिबन शायद 2018 की वो बात कर रहे थे कि जनाब 2008 में तो खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खुद की हुकूमत आई थी, 2013 में मुस्लिम लीग नून की आई थी। शायद वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है कि 2018 की उन्होंने बात की हो कि जनाब जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी। लेकिन जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा किया जा रहा है और तकाजा करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन रेलेवेंट फोरम क्या हो सकता है, या तो इलेक्शन कमीशन हो सकता है या निगरान हुकूमत हो सकता है। इन दोनों का काम है साफ और शफाफ इलेक्शन कराना। लेकिन निगरान वजीर आजम ने लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा करने वालों को क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए। अच्छा जनाब, अब मुस्लिम लीग नून भी जब भी हम उनसे सवाल करते हैं अपने प्रोग्राम्स में कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी शदीद आप पर तनकीद कर रही है, तो कुछ मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा होते हैं वो कहते हैं जनाब ये वक्त का तकाजा है। कुछ लोग ये बात करते हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने जा रही है तो इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आवाजें हैं वो फलक तक जा रही हैं, उनका शोर शराबा फलक तक जा रहा है। कुछ लोग ये बात करते हैं जनाब, जैसे इरफान सिद्दीकी साहब ने बात की थी कि इसमें जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, इलेक्शंस लड़े जाते हैं और हो सकता है कि इलेक्शंस के बाद कोई भी जमात सोलो हुकूमत ना बना सके तो जनाब वो कोलेशन में जाएगी। और इसमें कोई बईद नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई अभाव नहीं है कि हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इलेक्शंस के बाद एक कोलेशन हुकूमत बना सके। लेकिन जनाब एहसन इकबाल साहब ने तनकीद भी की और ये कहा भी कि जनाब जो लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या जवाब दिया, जरा सुनिए।
ये बात आपने एहसन इकबाल साहब की सुनी। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद हुसैन साहब भी MQM से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून ने MQM से इत्तेहाद कर लिया। अब इस इत्तेहाद की वजूहात क्या हैं ये मोहम्मद हुसैन साहब बताएंगे, क्योंकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को हमेशा से मुतालबात जो भी रखते हैं वो पूरे नहीं हुए, इसका शिकवा हर सियासी जमात से होता है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बारे में ये भी कहा जाता है कि जनाब जब भी हुकूमत तश्कील में आती है तो किसी ना किसी तरीके से कोलिशन पार्टनर बन तो जाते हैं, लेकिन जो तकाजे और मुतालबे वो कर रहे होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। तो फिर अब किन बुनियादों पर इस तरह का मुआहदा या कोलिशन की गई है? इमरान शफकत साहब एनालिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और अमीर मकाम साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू हसन साहब, आप सबकी इजाजत से। हसन साहब, ये मैं बिलावल साहब के बयान को सही समझ के आगे बढ़ूं कि आप लोगों की पार्टी पॉलिसी ये है, या जरदारी साहब के बयान को समझ के आगे बढ़ूं कि उनकी पार्टी पॉलिसी है? क्योंकि अक्सर लोग मुस्लिम लीग नून पर यह तनकीद किया करते थे कि गुड कॉप और बैड कॉप चल रहा है। पीपल्स पार्टी ने भी यही शुरू कर दिया, क्योंकि जरदारी साहब तो बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं और भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब तो बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। अच्छा चलें, आपसे राब्ता नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा इशू है, मैं आपसे दोबारा से राब्ता करता हूं। मोहम्मद हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तकाजे होते हैं, मुतालबे होते हैं हर सियासी जमात से, हर सियासी जमात से, पीपल्स पार्टी से भी, मुस्लिम लीग नून से, हालांकि आप अभी कोलिशन हुकूमत का हिस्सा थे PDM के इत्तेहादी के तौर पे, लेकिन सर अब जो मुस्लिम लीग नून से आपका मुआहदा हुआ है वो किन बुनियादों पर हुआ है? इस बार आपको यकीन है कि जो मुतालबे, जो मुआहदे आपसे किए गए हैं वो पूरे होंगे, उसको अमली जामा भी पहनाया जाएगा? अभी तो इनिशियल स्टेज के ऊपर हमारी मुलाकातें, 2 मुलाकातें हैं, अभी किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। हमने सिर्फ उनको ये बताया है कि जो माजी के जो तल्ख तजर्बात हैं, 3 दफा हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनवाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमतें थीं उस वक्त 1988 से लेकर 2022 तक, 30 मार्च 2022 तक 3 मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे दरवाजे पर आई, उसने हमारे वोटों की भीख मांगी। उनके बाद 3 मरतबा नून लीग हमारे पास आई, 1 मरतबा इमरान खान साहब आए। तो ये साथ जो हमारी उनके साथ एग्रीमेंट हुआ, किसी पे अमल नहीं हुआ, और न ही कराची के, हैदराबाद के, सिंध के शहरी इलाकों के किसी किस्म के मसाइल हल हुए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें हर मर्तबा अपने साथ हुकूमत में रखकर हमारे इलाकों के साथ, हमारे वोटरों के साथ जुल्म ज्यादती की। बिलखुसूस पिछले जो 15 साल गए हैं, इन 15 सालों में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हद कर दी। कराची वो शहर जो सूबा सिंध का कैपिटल है, सूबा सिंध को 95% से ज्यादा रेवेन्यू देता है, वफाक को 70% के करीब रेवेन्यू देता है, उस शहर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मनसूबा बंदी के तहत तबाह बर्बाद कर दिया। यहाँ की मईशत को नुकसान पहुंचाया, यहाँ की सनतों को नुकसान पहुंचाया, यहाँ के कारोबार को नुकसान पहुंचाया, यहाँ के गली शहरों को बिल्कुल खंडर बना दिया। अब दूसरी बात ये कि जो आप जिस नून लीग के साथ जो मुआहदे की बात कर रहे हैं, इस सारे तल्ख हकाइक को सामने रखते हुए, तमाम 7 मरतबा के मुआहदात को सामने रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे अवाम के मसाइल का जो हल है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन में। कि हम ये समझते हैं कि जिस तरह वफाकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत के तमाम इख्तियारात एक ही शख्स के पास होते हैं, उसका नाम होता है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह चारों सूबों के माली, इंतजामी, हर किस्म के इख्तियारात चारों सूबों के वज़ीर आला के पास होते हैं। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जब तक 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट एम्पावर नहीं होगा, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं होगी, उसे माली और इंतजामी और सियासी इख्तियारात आइन के जरिए नहीं मिलेंगे। जिस तरह हुकूमत, वफाकी हुकूमत बनती है, उसके हुकूमत चलाने के लिए, उसके खजाने के लिए हर किस्म के आर्टिकल मौजूद है। इसी तरह सूबाई हुकूमतें बनाने के लिए और उनको चलाने के लिए आइन के अंदर सारी प्रोटेक्शन मौजूद है। हम चाहते हैं कि 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट इसी किस्म की गवर्नमेंट बने, ताकि वफाक के जरिए जो डिस्ट्रीब्यूशन फंड्स की हो
वो सूबों को भी हो और वफाक के जरिए। अगर सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुई तो फिर कैसे होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 में हुकूमत आई थी, वजीर आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2018 में सिंध में थी, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे। आपको लगता है कि उस वक्त आपकी दादरसी हुई है या मुतालबात पूरे हो सके हैं? और इसी का एक ज़ेली सवाल यह है कि अगर आपको लगता है कि जनाब आपके मसाइल का हल वजीर आजम के साथ इत्तेहाद करके है और वजीर आला के साथ, तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2024 में हुकूमत नहीं होगी सिंध में? देखें, मैंने जिस तरीके से अभी ये कहा कि इत्तेहाद और किसी किस्म के मुआहदात हमारे मसाइल का हल नहीं है, हम उसके साथ मुआहदा करेंगे, उसके साथ हुकूमत में जाएंगे जो हमारी आईनी तरमीमात को पार्लियामेंट से पास करवाएंगे और थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट को तमाम इख्तियार देंगे। अब पूरे सिंध में जिले हुकूमतें किसी की भी हों, किसी के भी मेयर हों, किसी के भी चेयरमैन हों, लेकिन वो एम्पावर होंगे तो ये जो शहर जो उजड़ रहे हैं, देहात जो उजड़ रहे हैं, तबाह बर्बाद हो रहे हैं, जब वहां के चेयरमैनों के पास, मेयर के पास इख्तियारात होंगे तो फिर सिंध गवर्नमेंट उसमें रुकावटें नहीं खड़ी कर पाएगी। और इस तरमीम की जो कुव्वत है, आपको लग रहा है वो कुव्वत कौन सी हो सकती है जिसका जिक्र आप करना चाह रहे हैं? देखें, कुव्वतें कई पॉलिटिकल पार्टीज मिलके भी एक कुव्वत बन सकती है। अच्छा। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को भी 1/3 2/3 मेजोरिटी मिल सकती है, नहीं मिलती है तो फिर क्या नाम है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर एक ऐसा इत्तेहाद बना लेंगी कि जिनके पास 2/3 मेजोरिटी होगी और जो हमें पहले से यकीन दहानियां करा देगी कि भाई ये जो आईनी हमारी जो अमेंडमेंट होगी, आईनी जो प्रोटेक्शन चाहते हैं, ये खाली कराची के लिए नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के गांव देहात शहरों की। सर, एक प्रिसाइजली सवाल फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आपको लगता है कि 7 बार की यकीन दहानियों के बाद जो भी आपका माजी का एक्सपीरियंस है, इस बार आपके साथ वो नहीं होगा जो पिछली 7 बार हुआ और आप काफी ज्यादा पुरुमीद हैं कि जनाब अब आप इत्तेहाद बनाएंगे तो आपकी दादरसी हो सकेगी? देखें, बात यह है कि हम किसी न किसी सियासी पार्टी पर रिलाई तो करेंगे, एतमाद तो करेंगे, भरोसा तो करेंगे, क्योंकि हम वो मुतालबात सामने रखने नहीं जा रहे हैं। ये वो मुतालबात हैं, अगर नून लीग की हुकूमत बाय द वे अगर बनती है और वो हमारे तमाम जो हम अभी से तैयारी कर रहे हैं आईनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, वो उनके सामने रखेंगे और उन्होंने इससे इख्तिलाफ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये तो पूरे पाकिस्तान की भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं। सर हुसैन साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, जरा इमरान साहब भी मौजूद हैं, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। इमरान साहब, ये बताइएगा, मैं ये भी मुत्तहदा और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद के हवाले से मैं बाद में बात करूंगा। सर, ये बिलावल साहब और जरदारी साहब के बयानात में ये बिल्कुल ही एक शिफ्ट घेर जो नजर आ रहा है कि वो उस तरफ है, ये इस तरफ है। जरदारी साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है और ऑब्वियसली वो एतमाद इसलिए होगा कि जो इलेक्शंस होंगे उसके रिजल्ट्स आएंगे, उसको तस्लीम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस बयान से पहले भी तनकीद कर रहे थे, वो फ्रंट फुट पर एग्रेसिवली खेल रहे थे और आज भी उनकी तनकीद में ज्यादा फर्क नजर नहीं आया। मुझे लग रहा था कि कल जरदारी साहब के बयान के बाद उनके बयान में कुछ तब्दीली आएगी बिलावल साहब के, लेकिन ऐसा देखने में इट्स अ गुड कैप और बैड कैप पॉलिसी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कवर करने वाले रिपोर्टर हजरात हैं हमारे, उनकी भी ये रिपोर्ट है कि वहां पर मामलात कोई बहुत ज्यादा हम आहंगी नहीं है सियासी हवाले से, नजरियाती सियासत करना चाह रहे हैं और जो वो ठीक दुरुस्त समझते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो बात कर रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब जो है वो उनकी एक तारीखी पस मंजर है। बिलावल भुट्टो साहब ने तो अपनी तारीख जो है वो देखी है, तारीख को भुगता नहीं है। तो जो जरदारी साहब हैं उन्होंने तारीख को भुगता है, यानी कि वो उनकी आप बीती है, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख है उसका एक पोर्शन उनकी आप बीती है। ठीक है। तो लिहाजा उनको मसलहतों का भी अंदाजा है, उनको इदराक है कि सेंसिटिविटी कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर हम खड़े हो सकते हैं और कहाँ पर खड़े होने के लिए हमें कितनी कुव्वत चाहिए। तो वो उतनी कुव्वत तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों को मेरा नहीं ख्याल के दस्तयाब है। यहाँ पर जो जिन लोगों को कुव्वत दस्तयाब थी उन्होंने अंदाजे की गलती की। सिस्टम के खिलाफ लड़ना या सियासी जद्दोजहद करना एक और बात होती है और रियासत के साथ भिड़ जाना एक और बात होती है। तो ये जो हमारी दो बाकी मानदा पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो उनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद उसको इसका ज्यादा इदराक है, सही है, कि रियासत के साथ किस फासले से चलना है और कितना
फासला ज्यादा होगा तो खराब होगा और कितना फासला कम होगा तो खराब होगा। तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि ये गुड कॉप और बैड कॉप वाली लड़ाई है। बिलावल साहब जो हैं वो अगर आप उनसे कभी बैठे उनके साथ गुफ्तगू करें तो उनके ख्यालात जो हैं वो काफ़ी आज़ादाना हैं और वो मसलियत कोशी को पसंद नहीं करते, खुल के बात करने की कोशिश करते हैं। और वो जो बात उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कही थी कि हमारे बुजुर्गों को सोचना चाहिए कि वो जिस अंदाज की सियासत करते आए हैं अब मरियम और मैं नहीं वो वाली सियासत कर सकते। तो बाकी इसकी तशरीह एक इसको देखने का जाविया ये भी है कि जी के जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब गुड कॉप और बैड कॉप खेलते आए और बड़ी कामयाबी के साथ कि वो 2-3 दफा पाकिस्तान के इक़्तिदार से निकाले गए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ नाचाकी की सूरत में, लेकिन उसके बावजूद जो गुड कॉप थी वाली फोर्स थी वो बैड कॉप वाले को वापस दोबारा सिस्टम में वापस लेके आ गई, तो कामयाब हुए। बहरहाल ये दोनों चीजें हैं, लेकिन मेरा जो जाती ख्याल है वो ये लगता है कि बिलावल साहब शायद दिल की बात कर रहे हैं। तो दिल की बात करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पार्टी पॉलिसी होती है ना, आप जो बयान देते हैं वो सोच समझ के देते हैं। अभी हसन मुर्तजा साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया, मैं उनसे भी जरा तफसील से बात करूंगा, लेकिन पार्टी पॉलिसी होती है, इट्स कमिंग फ्रॉम चेयरमैन एंड को चेयरमैन, शरीक चेयरमैन। पार्टी पॉलिसी ये सीईसी ने देनी है, ये पार्टी पॉलिसी चेयरमैन किसी पार्टी का जो सरबराह होता है उसने देनी होती है, और अपनी जो सीईसी होती है या जो भी उनकी मशावरती एक बॉडी होती है उसके साथ मशावरत करके देनी होती है। अब ये जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो एक बुजुर्ग हैं और उनकी हैसियत जो है वो एक बुजुर्ग वाली है। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया था कि मैं सदर जरदारी की गुफ्तगू उनके अहकामात मानूंगा, लेकिन घर की चार दीवारी के बाहर पार्लियामान के या पाकिस्तान के या सियासत के या पार्टी के जो मामलात होंगे वो तो जो पार्टी कहेगी मैं वो बात मानूंगा। तो ये पाकिस्तान की उस पार्टी की तारीख में उनको पहली दफा नहीं हुआ। वालिद साहब की सुनूंगा, लेकिन करूंगा वो जो मेरा दिल चाहेगा, डेफिनेटली। लेकिन आपने जो बात की ना बड़ी दिलचस्प, बिलावल साहब को ये भी तो अंदाजा हो रहा होगा। ठीक है, हसन मुर्तजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बिलावल साहब को ये भी तो अंदाजा होगा जी 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 कि जो आसिफ अली जरदारी साहब जो टारगेट गेन करना चाह रहे थे अपनी पार्टी के लिए वो नहीं कर सके। पाकिस्तान अगर जरदारी साहब के बकौल या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बकौल के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की सेटिंग तो होगी है नवाज शरीफ साहब के साथ, तो अब वो क्या करें, अब वो सेटिंग के ऊपर सवाल भी ना उठाए तो क्या करें। अच्छा, लेकिन जरदारी साहब को जो सबसे बड़ी फिक्र है वो मेरा ये ख्याल है कि उनको ये पता है कि मेरा बेटा अकेला अकेला, और ये बात उन्होंने कई दफा जो है पीडीएम के अजलासों में ये वाली बात कही हुई है कि मेरा भी एक ही बेटा है, मैं भी चाहता हूं कि वो खुश रहे, आबाद रहे, जिंदा सलामत रहे। तो इस खेल में पाकिस्तान की जो सियासत का खेल है इसमें लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, और ये जो जानें गई हैं ये जाहिर है कि वो घुमसान का रन लड़ते हुए नहीं गई, यही सियासी बात करते हुए इख्तलाफ इतने बड़े या कुछ कुव्वतें जो थी वो इतना उनके गिरां गुजरा कि वो मामला यहाँ तक पहुंचे। ठीक है कि हमारे बेनजीर भुट्टो साहिबा नहीं है हमें। एक ब्रेक ले लेते हैं सर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं हसन मुर्तजा साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अंदरूनी सियासत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अलग बात कर रहे हैं, जरदारी साहब अलग बात कर रहे हैं, और फिर दीगर इशूज़ पर भी जरा डिटेल में बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त हसन मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोस्ट रेलेवेंट पर्सन जिनसे पूछा जा सके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अंदरूनी सियासत इस वक्त क्या चल रही है, बिलावल साहब क्यों अलग बयान दे रहे हैं और जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद किया, ये बिलावल साहब के अभी तक जितने जलसे हैं या बयानात हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों है। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एग्रेसिव आके खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पर आके खेल रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून पर भी कर रहे हैं, दीगर लोगों पर भी तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, फिर कहा जा रहा है कि जनाब हमें तो कभी नहीं मिला लेकिन हम उसी के साथ लड़ने को तैयार हैं। जरदारी साहब ऑन दी अदर हैंड वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन पर हमें मुकम्मल एतमाद है, और एतमाद ऑब्वियसली रिजल्ट्स की बुनियाद पर किया गया होगा। तो सर ये किसकी पॉलिसी को समझा जाए, पार्टी पॉलिसी? देखिए, गुजारिश ये है, मैंने पहले भी आपसे अर्ज की है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके हेड जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। आसिफ अली जरदारी साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम है, को चेयरपर्सन है हमारे, और बुजुर्ग हैं इस जमात के।
लेकिन पार्टी पॉलिसी जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात कह रहे हैं वो ही है। अब जरदारी साहब ने एक बयान दिया, वो किन सियाको सबाक के साथ दिया और फिर उसको इस पैराए में लेने के पार्टी पॉलिसी किसकी होगी, मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और हम ये समझते हैं कि ये आइन देने वाली जमात है, आइन की हिफाजत करने वाली जमात है, आइन को रिस्टोर करने वाली जमात है और इसकी हम कीमत चुकाते रहे हैं वक्तन फवक्तन। हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी लीडर शहीद करवाई हैं, हमने जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लीडर जो है वो हाथ से गवा दिए है। सही है। तो किस तरह तवक्को की जा सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ महज एक इक़्तिदार के लिए अपने असूलों पे समझौता करेगी, अपने आइन पे कंप्रोमाइज करेगी? मुमकिन नहीं है हमारे लिए। हमें इक़्तिदार 1000 दफा कुर्बान करना पड़े हम करेंगे। बात दुरुस्त है सर। मैं आपकी ये जो कुर्बानी है, ऑब्वियसली भुट्टो साहब एक ऐसी शख्सियत है, आज भी लोग उनको याद करते हैं, आज भी लोग उनकी पैरोकारी करते हैं। बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे इख्तलाफ नहीं कर रहा। फिर बेनज़ीर साहिबा जिस तरह से वतन वापस आई, वो भी शहीद कर दी गई, लेकिन वो अपने अवाम के लिए वतन वापस आई थी। इस कुर्बानी पर कोई सवाल नहीं है सर। मैं ये पूछ रहा हूं, आप ये बात कह दें कि जरदारी साहब का जो बयान है वो पार्टी पॉलिसी तो कम से कम नहीं है, तो मैं ये बात मान लूंगा और फिर ये टॉपिक ही खत्म हो जाए। नहीं, आप किस तरह उनके बयान को पार्टी पॉलिसी कह रहे हैं, या उनका बयान जो है वो किस तरह आप समझते हैं कि वो मुतसादिम है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान के साथ? आप किस तरह उनका आपस में वो टकराव देख रहे हैं कि वहाँ पे सोच में टकराव है, फिक्र में टकराव है? बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। जरदारी साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, और लेवल प्लेइंग फील्ड का रेलेवेंट जो फोरम है ना सर, वो इलेक्शन कमीशन ही है ना, कोई और तो नहीं है। और वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है। इलेक्शन कमीशन के साथ हमारा ये मुतालबा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, और जनाब जरदारी साहब का ये कहना कि हमें उस पे एतमाद है। क्या आप चाहते हैं कि हम अपने इदारों के साथ टकराव करें? मैं नहीं जा रहा, मैं तो कह रहा हूँ बताएं। जी जी, अच्छा आप कंप्लीट करें। मेरी अर्ज सुन लें। हम अपने इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते, हम उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। हम एस्टेब्लिशमेंट के भी कोई इस तरह ये अगेंस्ट नहीं है कि हम कोई जाके तो मुल्की अमलाक पे हमले कर देंगे या हम अपने दिफाई तनसीबात पे हमले कर देंगे। इस तरह का मिजाज पीपल्स पार्टी का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अपने इदारों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलवाना, उनको ये बावर करवाना कि आप गलत कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है, आपको अपनी सिम्मत दुरुस्त करनी होगी, ये कोई इदारों से टकराव नहीं है। हमारे इदारे हैं ना, हम इन लोगों ने उन इदारों को बनाना है, उनको मजबूत करना है। शख्सियात को नहीं, इदारों को मजबूत देखना चाहती है पीपल्स पार्टी। तो उस पे राय में अगर जरदारी साहब ने ये कहा है तो उन्होंने बिल्कुल बजा कहा है कि हमें इदारों पे एतमाद है। अगर कोई शख्स बहैसियत एक इदारा गलत एक्ट कर रहा है तो उसकी निशानदेही हमारा फर्ज है। हमारा उनसे टकराव या उनको कमजोर करना हमारा मकसद नहीं। सर मैं एक मेंशन कर दूं, एक बात मेंशन कर दूं ताकि आप इसको जरा और डिफाइन कर सकें बहुत डिटेल में जाके। बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन से पहले रिजल्ट तय करना है तो फिर ऐसे इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। जरदारी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर मुझे मुकम्मल एतमाद है, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उसके रिजल्ट्स बनाना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अभी भी आपको लगता है, मैं प्रिसाइजली डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि दोनों का बयान मुतसादुम नहीं है? तो सर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, कतन नहीं है मुतसादुम। अभी तक उन्होंने रिजल्ट बनाए नहीं है। अगर किसी की सोच में ये है कि वो रिजल्ट लाने की कोशिश करेगा, अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके सामने खड़ी होगी। ठीक है, हम इदारे बनाने वाले लोग हैं जी। हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि इस मुल्क के इदारे कमजोर हो, इस मुल्क का आइन कमजोर हो। यहाँ पर पार्लियामेंट की सुपरमेसी जो है उसके लिए हमारी बड़ी जद्दोजहद है, और हम नहीं चाहते। हम आज भी अपने इत्तेहादी जो हमारे माजी में इत्तेहादी थे, सही है, हम आज भी उनको ही ये मशवरा दे रहे हैं
कि अगर आप भी उसी डगर पर चल पड़े तो फिर क्या फायदा इतनी कुर्बानी देने का, इतनी रियासत बचाने का नारा देने का। आपने जो सवाल उठाया ना, मैं अमीर मकाम से पूछ लेता हूँ ना, वो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सर ये बताइएगा, मुस्लिम लीग नून बड़ी तेजी से इत्तेहाद बना रही है और पीपल्स पार्टी बड़ी तेजी से तनकीद भी कर रही है। बिलावल साहब की आज आपने गुफ्तगू सुनी होगी कि जनाब इलेक्शन से पहले अगर रिजल्ट तय करना है तो ऐसे इलेक्शन का फायदा नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून का क्या रद्द-ए-अमल है इस पर? ये हम भी बीमार नवार है कि हम भी कहते हैं कि इस मुल्क के मसाइल का हल फ्री फेयर इलेक्शन है और उसका फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी। हम तो पाकिस्तान की आवाम के पास जा रहे हैं और माशाल्लाह जिस जगह जाते हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही फार्मूला हर एक को अप्लाई कर लेना चाहिए। हम इस पर यकीन रखते हैं कि हक सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को है, जिसको लाना चाहे वो ला सकते हैं। सही है, और इसलिए हम पाकिस्तान की आवाम में जा रहे हैं। तो इसमें तो कोई दूसरी बात उसको और को पता हो, मुझे नहीं है पता। हम तो भी ये बात करते हैं फ्री फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और पाकिस्तान की फ्री फेयर इलेक्शन का मतलब ये है कि इख्तियार पाकिस्तान की आवाम के साथ। बिल्कुल, लेकिन आवाम के पास जा रहा है। अगर मैं अपने केपी से हो, कल भी मैंने शमूलियत की है, आज भी मैंने की है, बिलावल साहब भी केपी में भी मेरा जलसा है, शमूलियत है। इस तरह अगर मुल्क या बलूचिस्तान की देखे, पंजाब की देखे, मुख्तलिफ जगहों में, तो ये हर एक अपना आईनी और कानूनी हक है। हर एक पार्टी को अपने मंशूर प्रोग्राम आवाम के साथ। सर लेकिन दूसरी बात हो रही है ना, आपने कहा इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। दूसरी बात हो रही है, कहा जा रहा है कि जनाब सिस्टम मुस्लिम लीग नून को फेवर कर रहा है। मतलब ये 70 साल और नौजवान क़यादत के दरमियान भी एक बहस चल रही है और ये कहा जा रहा है कि जनाब मुस्लिम लीग नून को फेवर मिल रहा है। अभी भी हसन मुर्तज़ा साहब ने यही बात की है कि उस डगर पे नहीं चलना चाहिए जो 2018 पे था, फिर वो सही बात नहीं होगी। तो फिर ये दूसरी बात तो आ रही है ना सर बीच में। ये अजीब सी बात, आप हर बात पे हंस रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या ताल्लुक है। तो जो बात आपने की, मेरा हमारे सब काबिल एहतराम है, मगर ये अगर मुस्लिम लीग नून को फेवर मिल रहा है तो फेवर मुस्लिम लीग नून की माजी से मिल रहा है। जब भी मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब को इस मुल्क का क़यादत मिल गया 3 दफा, तो उसने डिलीवर करके दिखाया, मुल्क को मुश्किलात से निकाल कर दिखाया, मुल्क को इटमी ताकत बना कर दिखाया, मुल्क को माशी इस्तेकाम। अगर पहले किसी को याद न हो तो 2013 से 17 तक देखे कि इस मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की, इस मुल्क में माशी इस्तेकाम लाया, IMF का वही कचकोल तोड़ दिया 2016 में, और इस मुल्क में मोटरवेज के जाल बचाया। अभी मैं मोटरवे पर जा रहा हूँ, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हो और सारे लोग। सर ये जितनी चीजें आप गिनवा रहे हैं ना, ये बात बड़ी अच्छी है, बड़ी दुरुस्त है, लेकिन अभी आपने ये बात बोली है ना कि आवाम ने इस बात का फैसला करना है, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि जनाब फेवर मिल रहा है। अच्छा सर अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा इमरान शफकत साहब, क्योंकि एनालिस्ट हैं, उनसे भी जरा मालूम कर लूं। इमरान साहब, फेवर मिल रहा है और इतनी चीजें इसलिए मिल रहा है, ये बात भी इन्होंने कही है। फिर उससे पहले जाहिर सी बात आमिर साहब ही कह रहे थे कि आवाम ने इस बात का फैसला करना है। आपको समझ आई सर ये बात? देखें, बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अपने सीक्रेट्स नहीं बताती होती और वो सीक्रेट्स नजर आ रहे होते हैं हमें। सीक्रेट पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान के इक़्तिदार में शरीक होती है, शराकतदारी होती है। तो कभी किसी की बारी होती है, कभी कोई काबिल कबूल होती है, कभी कोई काबिल कबूल नहीं होती। तो इस बार जो है वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की, आज एक डॉन की रिपोर्ट भी है कि शायद किसी लेवल के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम में तरमीम करने का सोच रही है, या उसको जो सूबाई खुद मुख्तारी ली गई थी, जो 57.5 शेयर जो था वो सूबों को मिला था टोटल जो NFC वार्ड के तहत, उसमें वो समझते हैं कि जी के जो मरकज है वो जी फाइनेंशियली मरकज कमजोर हो गया है और ये हो गया वो हो गया, इसके ऊपर बहस हो सकती है। देखें, बात यह है जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनका काम यही होता है कि रियासत को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए कानून साजी करना, अगर जरूरत महसूस हो तो किसी मामले के ऊपर आइन में तरमीम भी वो कर सकती हैं, और ये तरमीम माजी में हुई हैं, 18वीं के बाद 19, 20वीं किस भी हुई। लेकिन ये जो चोर दरवाजे का जो तासुर आता है कि कहीं पे आप सेटिंग कर रहे हैं
कहीं पे आपके मामला तय हुए हैं। तो अगर तो 18वीं तरमीम के ऊपर कंप्रोमाइज करने जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसकी उन्होंने आज तरदीद की है, बड़े एक ऐसे अंदाज में की है इरफान सिद्दीकी साहब ने, कि जिसमें तासुर ये मिलता है कि शायद आने वाले दिनों में ये काम हो जाए, लेकिन फिल वक्त इसका इरादा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी इजलास में इस तरह की कोई बात नहीं हुई। लेकिन इसके इम्कान को भी उन्होंने, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इत्तेहाद, अगर ये 18वीं तरमीम वाली बात आपने की ना, मोहम्मद हुसैन साहब से मैं जवाब ले लूं, क्योंकि उन्होंने यही बात बोली कि वो जो कुव्वत है जो तरमीम करने जा रही है, तरमीम होनी चाहिए सूबाई खुद। ये 18वीं तरमीम वाला हुसैन साहब, ये अगर पॉइंट अगर उठाते हैं, मुस्लिम लीग नून अगर हुकूमत में आती है और इस तरमीम में तरमीम कर देती है, तो आप सपोर्ट करेंगे? और इत्तेहाद की वजह कहीं यही तो नहीं है, ये हो सकता है इनिशिएटिव आपकी तरफ से हो? इकबाल भाई, मैं जल्दी जल्दी 2 पॉइंट पर डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो आप काफी देर से आसिफ जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब के हवाले से बातें कर रहे हैं। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की ही ये पॉलिसी है कि एक तरफ बिलावल जरदारी साहब एग्रेसिव मूड के अंदर तनकीद करें और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी साहब, जो जिसको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लोग मुफाहमत का बादशाह कहते हैं, बाद में वो मुफाहमत के लिए अपना किरदार अदा करें। मैं ये समझता हूँ ये दोनों चीजें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की ही जानिब से ये ड्रॉ की गई। दूसरी बात ये, आपने जो 18वीं तरमीम की बात की, यस वी आर अगेंस्ट 18th अमेंडमेंट। उसकी बुनियाद ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जितने भी रिसोर्सेज, चाहे वो फाइनेंशियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या कंकरेंट लिस्ट थी, वो सब जो डिवॉल्व हुए सूबाई हुकूमतों को, सूबाई हुकूमतें उन इख्तियारात के ऊपर नाग बन के बैठ गई। हमें ये यकीन दहानी करवाई गई थी 18th अमेंडमेंट की अप्रूवल से पहले कि ये जिस तरह इख्तियारात सूबाई हुकूमतों को जाएंगे, वो तमाम इख्तियारात नीचे लोकल गवर्नमेंट को डिवॉल्व होंगे। तो ये 18th अमेंडमेंट का फायदा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये हुआ कि एक हुकूमत के पास से निकल के दूसरे हुकूमत के पास हो गया, यानी डिवोल्यूशन नहीं हुई बल्कि ये एक्यूमुलेशन हो गई। तो हम 18th अमेंडमेंट के ऊपर भी इनके साथ हम मुत्तफिक हैं। लेकिन अगर ये मुतालबा लेके आप जाते हैं सर, आज से पहले आपके कोई मुतालबे पूरे नहीं हुए, ये बात मैं नहीं कर रहा, ये आप लोग ही कहते हैं। लेट सपोज अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आती है और 18वीं तरमीम को सरफे नजर कर देती है, तो सर फिर आप तो वहीं खड़े हैं जहां भी खड़े हैं। देखिए, बात ये कि ये तो हम पहले अब सारी बातें करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। हमने तो पहले भी तो सारी बातें पहले की थी सर। सारी बातें करके उनसे अप्रूवल चाहेंगे और अप्रूवल लेने के बाद, क्योंकि वो खुद भी ऐसा क्या सर, प्रिसाइजली जरा जल्दी बताएं मुझे, क्योंकि वाइंड अप भी करना है। पहले में और अभी के मुआहदे में ऐसा क्या होगा जिससे आपको यह लग रहा है कि पहले के मुआहदे में हमारे से ये गलती हुई, हमने यकीन दहानी नहीं ली, अब तो भाई 100% डन है, अब तो होगा ही होगा? देखिए, उसमें फर्क यह है, जो पहले हमने मुआहदे किए वो डायरेक्ट अवाम के मसाइल से रिलेटेड थे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कंसर्न थे। ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि जो हम हमारे जो नुकात हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हम चाहते हैं, वो लोकल गवर्नमेंट को और दीगर इदारों को हम एम्पावर करना चाहते हैं, ताकि उसमें फिर हुकूमतों का अमल दखल खत्म हो जाए। हम बाकायदा चैप्टर उसके अंदर इंक्लूड करवाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और आपको लग रहा है हो जाएगा? ये हो जाएगा बिल्कुल, इसमें कोई मसले की बात नहीं। भाई, जब ये नून लीग से बात होगी हमारी, नून लीग भी तो अपनी तजावीज रखेगी ना। जैसे मिसाल के तौर पर अभी इमरान साहब ये फरमा रहे थे कि जी 57.5% तो सूबों को चला गया और 42% उनके पास बचा। जब ये अमेंडमेंट हमारे सामने रखेंगे कि आप इसको हमें सपोर्ट करें, तो भाई हम भी अपनी अमेंडमेंट सामने रखेंगे कि हमारी भी ये अमेंडमेंट है पूरे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तमाम शहरों उनकी तरक्याती डेवलपमेंट के लिए, तो हम सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच। मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, इमरान शफकत साहब हमारे साथ मौजूद थे, हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और अमीर मकाम साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। आप चारों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी समय एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, पाकिस्तान जब से
मोरज़ वजूद के अंदर आया है। इजराइल को कभी तस्लीम करने की बात बहुत दफा हुई तो है, लेकिन कभी भी उसको तस्लीम नहीं किया गया। और जब तक पाकिस्तान है, जब तक ये दुनिया कायम है, इजराइल को शायद तस्लीम कभी भी नहीं किया जाए। लेकिन सोशल मीडिया के अंदर देखा जाए तो हर दफा, हर कुछ अरसे के बाद इस तरह का शोशा छोड़ा जाता है कि शायद पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान कोई ताल्लुकात उस्तवार होते चले जाए। जब तक फलस्तीनियों का मसला हल नहीं होता है, जब तक फलस्तीनियों को उनका हक नहीं दिया जाता है, पाकिस्तान का रियासती मौक़िफ़ है कि वो कभी भी इजराइल को तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया पर चंद लोग जो हैं, जो बैठ के गालम गलोज भी करते हैं और पाकिस्तान की बदनामी का बाइस भी बनते हैं, वो इस तरह की खबरें फैलाते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान कोई ताल्लुकात उस्तवार हो रहा है। और ऐसे मौके में जब फलस्तीनियों के साथ जो जुल्म बर्बरियत की जा रही है, जेनोसाइड किया जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, उनकी हिसारबंदी की जा रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये कौन कर रहा है और उनको क्या फ़वायद हासिल हो सकते हैं। जनाब अल्लामा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। उससे ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ताहिर साहब, आज आपने गुफ्तगू भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मैं डिटेल में बात करूंगा। एक तो उस फतवे की जिसमें तमाम उलमा ने सिग्नेचर किए, आर्मी चीफ साहब से मुलाकात भी हुई, लेकिन सबसे पहले सर, ये हर दौर के अंदर पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात उस्तवार होने का शोशा सोशल मीडिया पर कौन छोड़ता है और उससे क्या फवायद हासिल होते हैं उन लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि जो कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान में बदअमनी हो, पाकिस्तान में इंतशार हो और पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम कर ले, वो ये सारी हरकतें करती है। और उसमें पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए एक ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान जो है आलम इस्लाम के उन 2-3 ममालिक में सफ़े अव्वल में खड़ा है फ़लस्तीन के मसले पर, जो फ़लस्तीन की मामले को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और एक इस वक्त लोगों के अंदर एक जज्बात है, गम है, हुज़न है, एक जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ लोगों की आवाज़ है। तो एक बेबुनियाद बात बना करके जी एक जहाज इस्लामाबाद से उड़ा बारीन उतर गया, भाई वो जहाज सवारियां लेकर गया था, अब उन सवारियों के पास कोई बम बांध के तो नहीं भेजा था पाकिस्तान ने। हर अक्लमंद आदमी ये बात जानता है कि जो सवारियां लेके जहाज जा रहा है उसमें असला नहीं जाता। और दूसरा, हमारा इसराइल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो बात कर रहे हैं मिसाइलों और असले की, हम तो इसराइल को एक सुई भी ना दे कि हमारा ताल्लुक ही ऐसा कोई नहीं है। और फिर ऐसे वक्त पे जब वो हमारे बच्चे कत्ल कर रहा है, जब वो बर्बरियत कर रहा है, हमारी बहनों बेटियों का कत्लेआम कर रहा है, तो कौन सा इंसान है जो ऐसे वक्त में या मुसलमान है कि जो इसराइल को की तायीद कर सकता है या इसराइल की हिमायत कर सकता है। फिर पाकिस्तान का मौक़िफ़ देखे कि दुनिया के 56-57 इस्लामी ममालिक हैं, उनमें वाहिद पाकिस्तान का सिपा सलार है कि जो फलस्तीनी सफीर को दावत देते हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं, उनको अपने ताउन का यकीन दिलाते हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें फलस्तीन के मौक़िफ़ की तायीद की जाती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान 2 लोगों ने फौरी तौर पर राब्ता किया फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास से। एक हमारे वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब हैं और एक सऊदी अरब के वली आज़म अमीर मोहम्मद बिन सलमान है। फिर जब रियाद जाते हैं हमारे वज़ीर आज़म, तो सबसे पहली मुलाकात वो फलस्तीनी सदर से करते हैं। तो बेसिकली ये वो कुव्वतें हैं जो चाहती हैं पाकिस्तान में इंतशार हो। और एक ऐसे वक्त पे जब उन्होंने देखा कि आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद तमाम मकातिब फिक्र के उलमा मशाइख एक आवाज हो गए, मुत्तहद हो गए, उन्होंने पैगाम पाकिस्तान की दोबारा तायीद की, दोबारा पैगाम पाकिस्तान को जो है वो कौम के सामने रखा। तो लाजमी बात है कि ये इतना बड़ा जो इत्तिफाक और इत्तेहाद और कौम और फौज का और सिपा सलार और उलमा के दरमियान हुआ, ये हजम होना बड़ा मुश्किल है। और सर, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो ताने बाने होते हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो भी वारदात होती है या सोशल मीडिया पर जिस तरह से पाकिस्तान के हवाले से कोई मनफी खबरें चलाई जा रही होती है या प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है, उसके ताने बाने हमारे पड़ोसी मुल्क से मिलते हैं। भारत उसमें मुलविस होता है, बिल वास्ता या बिला वास्ता। आपको लग रहा है इस सारे मामले के अंदर भी सारी फंडिंग, सारे मामला वहीं से ऑपरेट किए जाते हैं? बिल्कुल, भारत भी है और इसराइल भी है। और फिर हमारी बदकिस्मती कि हमारे नौजवानों का या हमारे मुल्क के अंदर एक छोटा सा गिरोह और टोला है कि जो बगैर सोचे समझे, दानिस्ता या नादानिस्ता,
इस तरह की मुहिम का हिस्सा बन जाता है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, इस वक्त जो तूफान बदतमीजी बरपा है उलमा की मीटिंग के हवाले से, और जिसके अंदर ये तमीज भी खत्म हो गई है कि हम किसी की माँ को, बहन को गाली दे रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, तो भाई आप भी तो किसी माँ के बेटे हैं, आप भी तो किसी बहन के भाई हैं या बहन है। लेकिन ये एहसास ही खत्म हो जाता है। ऐसे मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को ऐसे लोगों की तरफ तवज्जो करने की जरूरत है, हमारी सियासी क़यादत को भी, मजहबी क़यादत को भी, और इस गिरोह के जो सरपरस्त है या इस गिरोह के जो लीडरान है, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि क्या जो किसी की बहन को गाली दे रहा है तो अल्लाह ताला ने उसे इस नेमत से महरूम रखा हुआ है? जो किसी की माँ को बुरा भला कह रहा है तो इस नेमत से वो महरूम है? ये काबिल शर्म बात है कि जो बयानियां इसराइल और हिंदुस्तान चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग उस बयानिए को लेके चल पड़े। इस हवाले से कौम को भी सोचना होगा कि ऐसे गिरोह और ऐसे लोगों के खिलाफ कौम को भी एक जुबान होना होगा, और ये इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। पाकिस्तान की कौम का अपनी फौज पर, अपने सिपा सलार पर जो एतमाद है वो मजीद बढ़ेगा, अपनी फौज पर, अपने सलामती के इदारों पर। बात दुरुस्त है आपकी, और इसमें कोई दो राय नहीं है, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सर, आप जैसे जय्यद उलमा हैं, आपके साथ बहुत सारे जय्यद उलमा हैं, जैसे कि अभी एक मुलाकात भी हुई जिसमें सारे लोग मौजूद थे, फतवा भी सामने आया, उस फतवे ने उन लोगों की जबानें बंद कर दी जो कि दीन के नाम पर मासूम लोगों का खून बहाते थे, दहशतगर्दी किया करते थे। अब उसका फतवा भी सामने आ गया। लेकिन सर, ये जो दहशतगर्दी सोशल मीडिया पर होती है, जिससे पाकिस्तान की बदनामी होती है, इसके लिए भी तो कुछ काम करना जरूरी होगा ना सर? वो क्या काम हो सकते हैं? मैं समझता हूँ एक है जहन साजी, एक है इसकी मुजम्मत, और एक है इसकी मुरम्मत। दोनों की जरूरत है। कानून को हरकत में आना चाहिए। अगर FIA इसकी तहकीक करे तो आपको पता चलेगा कि इस पे 70% से ज्यादा तो इंडिया और इसराइल से और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों से ये अकाउंट चल रहे होते हैं। 30 से 25% हमारे मुल्क के अंदर लोग हैं जिन बेचारों की जेल साजी की गई या जिनको इस तरफ लगा दिया गया, और वो बगैर सोचे समझे लगे हुए हैं। आप कोई अच्छी बात भी लिखे, वो उनका जवाब गाली में ही आता है। भाई अल्लाह के बंदो, गाली दे के तुम अगले का नुकसान नहीं करते, गाली दे के तो तुम उसका फायदा कर रहे हो, उसका अजर बढ़ रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अगर मुझे गीबत करनी होती तो मैं अपनी माँ की गीबत करता ताकि उसको सवाब पहुंचे। ये गालियां देते हैं हमें, तो इससे तो हमें अजर मिल रहा है, हमें कोई लेकिन हमें दुख है, ये हमारे नौजवान है, हमारी नस्ल है, हमारे लोग हैं, ये किस तरफ चल पड़े हैं। हमेशा मुकालमा और अच्छी बात जो है वो तो बातचीत से होती है, लेकिन बदकिस्मती है कि एक गिरोह ऐसा पैदा हो गया है कि आप अस्सलाम वालेकुम लिखे, उसको भी जवाब में वो गाली ही देता है, उसके जवाब में वालेकुम सलाम नहीं आता। और अब तो ये मातम जो आप देख रहे हैं, जो आर्मी चीफ जनरल हाफिज सैयद आसिफ मुनीर साहब की मुलाकात के बाद शुरू हुआ है, इसके हमें मालूम था कि क्या होगा, क्या असरात होंगे, बिल्कुल हमें मालूम है। बिल्कुल। अल्लामा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इजराइल के हवाले से पाकिस्तान बहुत क्लियर है, और कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत क्लियर है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भारत के तसल्लुत से आज़ाद होगा इंशाल्लाह, इसी दुआ के साथ, और फ़लस्तीन इजराइल के तसल्लुत से आज़ाद होगा और इंशाल्लाह उनको अपना हक मिलेगा, इसी दुआ के साथ सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह कल 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।